जब प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश जाकर योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने से उत्तर प्रदेश से गुंडे बदमाश पलायन कर गए, तब क्या आप एनसीआरबी का डेटा प्रधानमंत्री के मुंह पर मारते हैं? पूछते हैं कि आपकी ही ये एजेंसियां उत्तर प्रदेश को गुंडा राज क्यों कह रही है? प्रधानमंत्री से पूछते हैं उत्तर प्रदेश के लोग कि प्रधानमंत्री आप हमारे राज्य को बदनाम क्यों कर रहे हैं, जंगल राज क्यों बता रहे हैं अपने एजेंसी के द्वारा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मदन मोहन। पिछले दिनों वीडियो आपके लिए लेकर आया था। काफ़ी दोस्तों के मैसेज प्राप्त हुए, काफ़ी अच्छा लगा। बहुत सारे लोग अप्रिसिएशन दे रहे थे, तो कोई नर्क भेजने की भी बात कर रहा था। खैर, इससे मुझे बुरा नहीं लगा। मुझे लगता है कि अगर जो लोग मुझे नर्क भेजने की या जाने की सलाह दे रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरा गुजारा तो नर्क में भी नहीं होगा भाई साहब, क्योंकि आप जैसे लोग वहाँ भी कुल्ले टिका कर बैठे होंगे। जो लोग इंसान और इंसानियत की बात करें, जब उन्हें नर्क में भेजे जाने की बात हो, तो फिर आप जैसे लोग, हम जैसे लोगों को नर्क में भी कहाँ चैन से रहने देंगे। बहरहाल, आपके सहयोग और आशीर्वाद को सर आंखों पर रखते हुए मैं शुरू करता हूँ मैं अपनी संस्कृति से। जो तो को काटा बुवैता ही फूल, तो को तो फूल ही फूल है, बाकू है त्रिशूल। अगर कोई तुम्हारे राह में कांटे बिछाए, तो तुम उसके लिए फूल बिछाओ। फिर देखना तुम्हारे पास फूल ही फूल होंगे, और दूसरा बंदा जो आपके लिए कांटे ही कांटे बिछाता जा रहा था, वह खुद ही त्रिशूल बन जाएगा। अंतोगत्वा नफरत में ही वो मारा जाएगा, और तुम्हारे पास बच जाएंगे फूल फूल और फूल। आखिर 200 साल हमारा देश गुलामी झेलने के बाद जीर्ण शीर्ण अवस्था में हमें प्राप्त हुआ, और उसके बाद हमारे नेताओं ने, हमारे पूर्वजों ने अपनी मेहनत से पसीना बहाकर इस देश को बनाया, भारत को बनाया। और 2014 में मोदी जी के अवतरण होने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी नवरत्न कंपनियां थी, उन सभी का सौदा अपने मित्रों के हाथों एक के बाद एक शुरू हो गया। और इसके सामने जहां 2014 के चुनाव में 30% लोग तो पहले ही गुलाम बन चुके थे उनके, और जो नहीं बने थे उन्हें इन 30% लोगों ने जबरदस्ती गुलाम बना दिया, गुंगा बना दिया। वे लोग जिन्हें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, वो लोग बोल तो नहीं रहे, लेकिन मुंह जरूर ताक रहे हैं। हमारे ऋषि मनीषियों ने कहा था कि अगर आप कुछ बुरा गलत नहीं कर रहे हैं, अगर बुरा होता देख भी रहे हैं, तो भी आप बराबर के गुनाहगार हैं। अजीमो शान शहंशाह ने रेल बेचा, हम चुप रहे। सेल बेचा, हम चुप रहे। भेल बेचा, हम चुप रहे। अब तो रेलवे स्टेशन, रेल की पटरियां, सड़कें सब बिक रही है, हम फिर भी चुप हैं। कोई बात नहीं, आगे भी चुप ही रहिए, क्योंकि आप सब ने इतना बड़ा दौलत इकट्ठा कर लिया है कि आपकी आने वाली कई पुश्तों को तो काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर थोड़ा बहुत पड़ भी जाए तो मोदी जी तो हैं ही। 100-150 साल तक मोदी जी ही आपको खींच देंगे। आपके आने वाले नए पौध को मोदी जी ही जिंदा रखेंगे, रोजी रोटी देंगे। आपको तो कोई टेंशन नहीं। टेंशन तो हम जैसे देशद्रोहियों को है, जो मोदी जी के बातों का विरोध करते हैं। मोदी जी ये सब जो सेल इन इंडिया का बीरा जो उठाया, उसके खिलाफ जो हम लोग विरोध करते हैं, वो तो हमें भुगतना होगा, हमारे बच्चों को भुगतना होगा ना। आपके बच्चे तो फूल पर चलेंगे, है ना। दोस्तों, गलत को सपोर्ट करने से एक दिन आपको भी गलत ही भोगना पड़ता है, और इसका खामियाजा भुगत रही भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी। आप जरा इस वीडियो को देखिए। एक महिला जो खुद को भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बताती है, बेचने की आदत लग गई भारतीय जनता पार्टी को। जैसा कि बता रही है ये महिला, उसके अनुसार उसके टिकट भी भारतीय जनता पार्टी ने बेच दिए हैं। महिला बार बार पूछ रही है, कहाँ है मेरा टिकट? आपको नहीं लगता जब देश की तमाम संपत्तियां मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बेची जा रही थी, तो ये महिला घर में चुपचाप बैठी होगी, आरएसएस का संगी गान गा रही होगी? अगर तब विरोध करती तो शायद देश में लोकतंत्र जिंदा रहता,
जनता के लिए सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझती और काम को करती और अंतोगता उसकी पार्टी में भी लोकतंत्र जिंदा रहता और इस महिला प्रत्याशी की टिकट भी इसके लिए बची रहती। जरा सुनिए कि ये महिला क्या कुछ बोल रही है। दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं कि पार्टी कोई भी हो, अगर गलत करे तो उसके खिलाफ आवाज उठाना उतना ही जरूरी है। अगर आप आवाज नहीं उठाते हैं तो वही कुछ भुगतना आगे आपको भी पड़ेगा। आप कोई इस ग्रह से अलग ग्रह पे नहीं रहते। जब भारत के अंग हैं तो यही सरकार है और इसकी ही कुव्यवस्था आपको झेलनी पड़ेगी। याद कीजिए कोरोना काल। इस देश में कौन सा ऐसा परिवार है जिसके अपने या जानने पहचानने वाले लोग दर दर की ठोकर नहीं खा रहे थे? कोई है क्या? किसकी बातें सुनी जा रही थी? आज प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने के लिए उत्तर प्रदेश के गली गली में अपना सभा कर रहे हैं और आप तालियां बजा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश जाकर योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने से उत्तर प्रदेश से गुंडे बदमाश पलायन कर गए, तब क्या आप एनसीआरबी का डेटा प्रधानमंत्री के मुंह पर मारते हैं? पूछते हैं कि आपकी ही ये एजेंसियां उत्तर प्रदेश को गुंडा राज क्यों कह रही है? प्रधानमंत्री से पूछते हैं उत्तर प्रदेश के लोग कि प्रधानमंत्री आप हमारे राज्य को बदनाम क्यों कर रहे हैं, जंगल राज क्यों बता रहे हैं अपने एजेंसी के द्वारा? दोस्तों, इन दोगली चाल में कतई ना फंसे और अपने समाज अपने राष्ट्र को भी फंसने नहीं दे। ये बस चुनावी चक्रव्यूह में हमें फंसाकर हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करके हमें दिन दूनी रात चौगुनी गति से जमीन के नीचे धकेल रहे हैं। आज डिबेट ये नहीं है कि हमारा समाज कब ऊंचा उठेगा। आज डिबेट इस बात पर नहीं हो रही है कि हमारे समाज की जो गरीबी है, गरीब लोग हैं, उनके जीवन स्तर कैसे ऊंचे उठे। आज डिबेट इस पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने लाकर खड़ा कर दिया है कि लोग कहते हैं कि आखिर गरीबों को कब तक टैक्स पेयर के पैसे से पलते रहना चाहिए। कौन है टैक्स पेयर भैया? जो टैक्स पेयर ऐसी बातें करते हैं मेरे सामने आइए और हमसे डिबेट कीजिए। मैं बताऊंगा कि आपकी औकात क्या है। आप टैक्स पेयर हैं, आप टैक्स के पैसे पर पलने वाले हैं। जिस तरीके से दबा के रैपर पर लिखा रहता है कि इसे ठंडे और अंधेरे जगह पर रखें, ठीक उसी तरीके से आप भी शांत माहौल में जाकर बैठकर सोचें इस विषय में, और फिर भी ना समझ में आए तो मुझे मेल डाल दीजिएगा। हम आपके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, सच मायने में ये गरीब देश के अमीरों पर बोझ नहीं है, जबकि एक एंगल से सोचोगे तो अमीर लोग इन गरीबों के ऊपर एक बोझ है। माफ कीजिएगा, परंतु ये सच है। पूछें कैसे? अब जरा बताइए, महंगाई किस पर डिपेंड करता है? पेट्रोल और डीजल पर। लेकिन एक बात और बताइए ना, पेट्रोल और डीजल की सबसे ज्यादा खपत कहां होती है? गाड़ियों में ना, उद्योग धंधों कल कारखानों में ना। कल कारखाने किसके हैं? गाड़ियां किसके पास? सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल की खपत कौन करते हैं? और जब खपत बढ़ेगा तो वस्तु की कीमत भी बढ़ेगी, और आपके द्वारा, हमारे द्वारा, माफ कीजिएगा अमीर मैं भी नहीं हूं, लेकिन चूंकि अमीर लोगों को कह रहा हूं तो थोड़ी बुरी लगेगी, इसलिए मैं भी शामिल कर लेता हूं इस मामले में खुद को। तो चूंकि हम लोगों ने ज्यादा खर्च कर दिया पेट्रोल डीजल, इसके लिए पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ रही है, और सरकार जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं तो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल ढुलाई में काम आने वाली गाड़ियां भी करती है, और जब इससे ढुलाई होती है तो सामानों के दाम भी बढ़ जाते हैं और उसका इस्तेमाल गरीब लोग करते हैं, तो उन्हें भी आपके बराबर ही उन सामानों की कीमत पे करने पड़ते हैं। तो ऐसे में गरीबों का भार अमीर ढो रहे हैं या अमीरों का भार गरीब ढो रहे हैं? सच मानिए तो कोई किसी का भार नहीं ढो रहा है। कहीं आप ढो रहे हैं, कहीं ये ढो रहे हैं, लेकिन जब आप ये बातें सोचेंगे तब ये बात सत्य होगी। लेकिन जब तक आप कहेंगे कि आपके टुकड़ों पर ये गरीब पल रहे हैं, तो आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि इन गरीबों के ही टुकड़े पर आप भी पल रहे हैं। बहरहाल इस टॉपिक पर इतना ही। अगर आपको मेरी बातें समझ नहीं आई होगी, अगर आप हमसे
डायरेक्टली डिबेट करना चाहते हैं इन मुद्दों पर, तो आप मुझे मेल कीजिएगा। हम आपका सहर्ष स्वागत करेंगे और हम आपसे बात करेंगे, ताकि हमें भी अपनी सोच को निखारने का मौका मिले, हमें भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिले। दोस्तों, इस टॉपिक पे इतना ही। अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटे के बटन को जोर दबा दें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।